लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि कम से कम आप लोगों को मैं सुन रही थी, देख रही थी, आप लोगों ने उस बच्ची जो 9 साल की बच्ची थी जिसके साथ गैंग रेप किया गया, जिसका मर्डर कर दिया गया और ब्रूटल तरीके से, क्रूरतापूर्ण तरीके से उसका मर्डर किया गया, उसकी आवाज़ आप लोग बने और आज हमारे समक्ष भी आप लोग बने। देखिए, दिल्ली से यहाँ पर मिर्ज़ापुर की धरती पर आने का मेरा मकसद जो है उस नन्ही सी बच्ची को न्याय दिलाना है। जो आनंद भाई साहब हैं और भी हमारे साथी जो हैं या यहाँ पर जो कि फ्रंट पर आज नहीं है कैमरा के, जो बैक से हमेशा फाइट कर रहे हैं, जिस दिन से उस बच्ची के साथ क्राइम हुआ, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारा जो उद्देश्य है, मेरा जो उद्देश्य है दिल्ली से यहाँ आने का, उस बच्ची को जस्टिस दिलाने के साथ साथ आखिर ऐसे क्राइम कैसे रोकें, उस पर भी हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। इस केस में भी अभी मैं मिल कर के आई हूँ यहाँ पर, सीओ सिटी से मैं मिली हूँ, यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों से मिली हूँ, जो कंसर्न ऑफिसर हैं जो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं, उन ऑफिसर से मिल कर के आई हूँ। FIR हो चुकी है। मेरी 27 तारीख को बात हुई थी, जब ये यहाँ के सीओ सिटी, उनसे बात हुई थी। उनसे मैंने जब धाराएं पूछी दिल्ली से, उनका कहना था 376, 302 IPC और हमने पोक्सो एक्ट की धारा लगाई। तब तक इसमें गैंग रेप की धारा नहीं लगी थी, 34 IPC नहीं लगी थी, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा अगर व्यक्ति हैं किसी भी ऐसे क्राइम में तो उसमें गैंग रेप की धारा लगती है, 34 धारा लगती है। अगर उसमें कुछ ऐसे एक दो फैक्ट हैं जिसमें कॉन्स्पिरेसी की भी धारा लगती है। लेकिन बाद में अभी जब उनसे हमारी वार्तालाप हुई है करीब 15-20 मिनट, उन्होंने बताया है कि हमने ये सारी धाराएं ऐड कर दी हैं। इतनी चीज़ें उन्होंने कर दी हैं, इससे मैं कहूँगी कि संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उनको अभी सज़ा होना बाकी है। अभी ये प्रोसेस लेंदी है, बड़ा है, जो कि हमें वहाँ तक फाइट करनी है। लेकिन इस मिर्ज़ापुर की धरती पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर जो सीओ सिटी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैम, हमने एक केस में कन्विक्शन है वो 39 डेज में कराया है, आजीवन कारावास की सज़ा। तो मेरा एक सवाल है कि हमने सज़ा करा करके हम कैसे प्राउड फील कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपने सज़ा उस केस में कराई तब तक दूसरी 9 साल की बच्ची, वो बच्ची 7 साल की थी, तब तक अभी जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी ना परिवार की बेटी, उसका गैंग रेप हो रहा होगा, रेप हो रहा होगा, उसका मर्डर कर दिया जाएगा। NCRB का डाटा ये कहता है कि 2020 से लेकर के 2021 में 63% क्राइम रेट बढ़ा है विमेन के अंगेज में। तो हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम जितने लोग बैठे हुए हैं, एक भी व्यक्ति ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि हमारे घर की बेटी 24 घंटे कहीं पर भी घूमे, कहीं पर भी जाए, स्कूल, कॉलेज या बस में ट्रेवल करे, वो सुरक्षित है। हर कोई डर के साए में जी रहा है अपनी बेटियों को लेकर के। निर्भया केस दिल्ली में हुआ, देश की राजधानी में 7 साल लग गए कन्विक्शन होने में। जब तक अपराधी को सजा दी जाती है, 7-8 साल अगर लगते हैं, तो जो लोग, जिनको ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं, उनको हम मैसेज नहीं दे पा रहे हैं कि कानून भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, उनके अंदर डिटरेंस नहीं है, उनके अंदर डर नहीं है, इसीलिए क्राइम रिपीट होते जा रहे हैं। तो आज हमारी जो वार्ता हुई है पुलिस मीटिंग में, उनसे भी मैंने यही सवाल किया कि आप सर, मुझे पता है इस केस में आप जल्दी फास्ट काम करेंगे, लेकिन प्रिवेंटिव काम क्या कर रहे हैं, निवारक काम क्या कर रहे हैं, उपाय क्या है कि ऐसे और भी क्राइम ना हो। तो सबसे बड़े सवाल वही है कि निर्भया केस हो गया या हाथरस केस हो गया, या कानपुर में एक लड़की को 10वीं मंजिल से एक अपराधी व्यक्ति फेंक देता है, उसके रेप करके मर्डर कर देता है। एक शाहजहाँपुर में 3 साल की बच्ची, जो कि मीडिया में नहीं है, उसके साथ रेप कर दिया जाता है। अभी एक सीतापुर में 9 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसको फेंक दिया जाता। अनगिनत बेटियां हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि जब कोई क्राइम हो तभी हम आवाज़ ना उठाएं, लेकिन पुलिस टाइम टू टाइम क्या अवेयरनेस कैंपेन कर रही है, क्या आम पब्लिक को जो अवेयरनेस कैंपेन वो कर रही है वो जोड़ रही है उन लोगों को जहाँ पर ऐसी मानसिकता के लोग पनप रहे हैं
क्या उन स्कूल कॉलेज में हमारी पुलिस, हमारा सिस्टम पहुंच रहा है जहां पर ऐसी मानसिकता के लोग पनप रहे हैं? क्या हमारी जो सरकारें हैं वो ऐसा काम कर रही हैं कि आम पब्लिक को वो कनेक्ट करके इसके सॉल्यूशन की तरफ जा पाएं? आप बेटियों को कितना भी एम्पावर्ड कर लें, निर्भया जो थी एम्पावर्ड थी, पता आप सभी लोगों को होगा, पैरामेडिकल कर रही थी वो लड़की, दिल्ली से देहरादून जा कर के अकेले पढ़ाई कर रही थी और अकेले वो ट्रेवल कर रही थी दिल्ली से देहरादून, लेकिन उनके साथ अपराध नहीं हुआ। दिल्ली की सड़कों पर उनके साथ क्राइम हो जाता है। हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि बेटियों को एम्पावर्ड कर दो, उनको आईएएस बना दो, उनको पीसीएस बना दो, लेकिन एक डॉक्टर बेटी जब जा रही है रोड पर तो उसके साथ क्राइम हो जाता है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एज ए सामाजिक के स्तर पर अगर हम समाज के रूप में देखें तब भी मुझे लगता है कि हम फेल हैं, और अगर हम सिस्टम के लेवल पे देखें तब भी मुझे ये लगता है कि हम फेल हैं। इस देश की 49% आबादी महिलाओं की है, बच्चियों की, स्त्रियों की। एक से एक टैलेंटेड बच्चियां, दिशा रेड्डी जो हैदराबाद में थी वो डॉक्टर थी, निर्भया डॉक्टर थी। एक बच्ची शिमला में उसके साथ क्राइम हुआ था, गुड़िया, वो बच्ची भी बहुत ब्रिलियंट बच्ची थी। एक बच्ची यहाँ पर अभी जो सहारनपुर में एक बच्ची, उसको स्कॉलरशिप मिली थी, अमेरिका वो स्टडी करने जा रही थी, उसके साथ उसका रेप करके उसका मर्डर किया गया। अनगिनत बेटियां। तो अगर हम अपनी देश की 49% आबादी को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं तो इस देश का हम लॉस कर रहे हैं। हम इस डायरेक्शन में सोच ही नहीं रहे। ओलंपिक में हमारे देश की बेटियां जाकर के मेडल ला रही हैं। कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली बेटी है, कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है। ऐसी बच्चियां जाकर के मेडल लेकर के आ रही हैं जिनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर इन बेटियों को हमने पूरी आज़ादी दे दी, उनको सुरक्षित कर लिया, ये भारत चाइना से ज़्यादा गोल्ड मेडल लाएगा। लेकिन हम लोग उस डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हैं। हमने अगर डिसेंट्रलाइज किया है, पंचायती राज जैसी व्यवस्था लाई, क्या हम प्रधान पंचायत में हर व्यक्ति को नहीं जोड़ सकते हैं? क्या हम हर घर तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां पर ऐसी मानसिकता का कोई अपराधी पनप रहा है? और अगर हमने ऐसा कर लिया, मुझे लगता है एक पायलट प्रोजेक्ट चला लिया सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन से, उस दिन इस देश के हर घर की बेटी सुरक्षित होगी। तो मेरा जो उद्देश्य है, इस नन्ही सी ज्योति जो हमारे बीच नहीं है, उसके लिए हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे इन सारे भाइयों के साथ मिलकर के। और आप सभी जो मीडिया वाले साथी हैं, अगर कुछ भी इसमें होता है, आगे पीछे धाराएं इधर उधर या इन्वेस्टिगेशन नहीं प्रॉपर वे में होती, तो आप लोग मेरी आवाज बनेंगे। और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ कि उस गुड़िया को न्याय दिलाएंगे। लेकिन ऐसी हमारी ज्योति, ऐसी हमारी बच्चियां, हमारे घरों की बच्चियां ऐसे दरिंदों की बलि का बकरा ना बने, उनके साथ ऐसा अपराध ना हो, उनको भी जीने का अधिकार है, उनको सुरक्षित रख पाएं। इसलिए मैं आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस मिर्जापुर की धरती पर जितनी हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, जो अपने हक अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए आवाज उठा रही हैं, उतनी ही शिद्दत से हमारे इस मिर्जापुर का यूथ जो है वो आवाज उठाएगा, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इस युवाओं से हमें बहुत उम्मीद है। और उन युवाओं को, चाहे वो पुलिस सिस्टम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे डीएम, एसडीएम हो या पॉलिटिशियन है, इन सारे युवाओं से उनको बात करनी होगी। तो ये बहुत जरूरी है। मैडम, ये बताइए कि लोग फांसी की सजा इसको कैसे आप दिला पाएंगे, क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल। देखिए, एक तो इसमें पोक्सो एक्ट लगा है। पोक्सो एक्ट में जो प्रोविजन है कि अंडर 12 ईयर अगर किसी बच्ची के साथ अपराध हुआ है तो उसमें, और वो भी उसमें रेप है, गैंग रेप है, तब भी उसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। लेकिन इस ज्योति बच्ची के केस की अगर हम बात करें, ये बच्ची 9 साल की है, 302 धारा लगी है, जो कि 302 अपने आप में उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। उसके साथ साथ इसमें 34 धारा लगी है, 376 डी लगी हुई है। ये सारी धाराएं लगी हुई हैं और ये सारी धाराएं ऐसी हैं जो कि डेथ पेनल्टी के लिए सफिशिएंट धाराएं हैं। इसीलिए इस केस में जो है कन्विक्शन जो होगा वो डेथ पेनल्टी होना चाहिए। ये बात ये आती है कि आपने निर्भया का केस लड़ा था, आपने बताया कि 7 साल लग गए, आपको न्याय कैसे चक्कर, आप यही तक सीमित रहेंगी या फिर आप मदद भी करेंगी आगे, क्या रोल? देखिए, बिल्कुल मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन हमारे एक ज्योति के लिए ही नहीं मैं आई हूँ, 1-2 केसेस की एग्जांपल मैं देती हूँ। ललितपुर में 15 साल की बच्ची के साथ कैरोसिन डाल के उस केस को मैं हैंडल कर रही हूँ।
हमने वहां पर लोकल काउंसिल रखे हुए हैं और जब इम्पोर्टेंट हियरिंग होती है उन सारी हियरिंग्स में मैं पहुंचती हूँ। वैसे ही इस केस में आऊंगी, लोकल यहाँ पर काउंसिल होंगे, जो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये प्रोविजन भी है कि लोकल काउंसिल आपको रखना जरूरी है। मैं आऊंगी और एक जो विक्टिम के तरफ से एडवोकेट खड़ा होता है उसका ये रोल होता है कि वो विक्टिम को हर तरीके से जो चार्जशीट है उसको समझाए, जो एविडेंस है उसको तैयार करवाए, उसको कोर्ट में बयान देना सिखाए, प्रॉपर बयान हो और सारे फैक्ट्स हैं उसके आधार पे आर्गुमेंट करें। तो जो लोकल हमारे यहाँ पर काउंसिल होंगे वो कुछ चीजों को देखेंगे और इम्पोर्टेंट हियरिंग में मैं डेफिनेटली यहाँ आऊंगी और इस बच्ची का केस में फाइट करूंगी। एक बात और है कि जो पुलिस ने तरीका ही मिसमैनेजमेंट है या फिर शुरुआत में था, इसीलिए मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जिसका मैं समय समय पर इस तरीके के क्राइम के लिए उपयोग करती हूँ, लाइव जा करके उस घटना से अवगत कराती हूँ। शुरुआत में मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारी यहाँ पर जो सीओ सिटी उनसे बात हुई थी हमारी जब, तो उनसे मैंने पूछा कि आपने कौन कौन सी धारा लगाई। उन्होंने बताया 302 मर्डर की धारा है, पोक्सो एक्ट जो है जो कि 12 साल से छोटी बच्ची के साथ क्राइम हुआ, 376 जो कि रेप की धारा है, लेकिन वो गैंग रेप की नहीं है। जब ये सारी चीजें मुझे पता चली और यहाँ की जो लोकल यूथ एक्टिव होकर के जो काम कर रहे थे, जो आवाज उठा रहे थे, उनसे पता चला कि दीदी इसमें तो जो धारा जो क्राइम है वो एक से ज्यादा लोगों ने किया है। तब मैंने लाइव जाकर के ये बात मैंने स्पेशली मैसेज दिया कि ये गैंग रेप की धारा क्यों नहीं लगी। तो शुरुआत में मैं संतुष्ट नहीं थी, लेकिन अभी जितनी मेरी बात हुई है और मुझे एक आप ही मीडिया के कोई भाई ने मुझे दिखाया प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें इन्होंने बताया कि हमने कौन कौन सी धाराएं बढ़ाई हैं, तो वो धाराएं जो हैं डेथ पेनल्टी के कन्विक्शन के लिए सफिशिएंट धाराएं हैं। अब हमारी ये मिर्जापुर पुलिस से एक ही रिक्वेस्ट है कि विद इन अ पीरियड 10-15 दिन में ये चार्जशीट फाइल करें और 1 से 1.5 महीने के अंदर इनको सजा करवाएं। मेरा जितना हो सकेगा दिल्ली से आकर के मुझे मुकदमा लड़ना होगा, मैं आऊंगी इम्पोर्टेंट हियरिंग में, क्योंकि इसमें प्रोसिक्यूशन भी रहता है, सरकारी वकील, उनके बिना ये केस हम नहीं लड़ सकते हैं, वो भी लड़ेंगे और हम विक्टिम के साथ। 10 से 15 दिन का जो 1 महीने का आपने समय दिया है, अगर मान लीजिए ड्यूरेशन में ये चार्जशीट फाइल नहीं होती है, ये पहली बार इस तरीके की घटनाएं हुई है विभक्त तरीके से जो इतनी छोटी बच्ची के साथ गैंग रेप किया है। देखिए, अगर हम लीगल एस्पेक्ट में बात करें तो जो पोक्सो एक्ट है वो ये कहता है कि कोई भी अगर 12 साल से नीचे की बच्ची के साथ क्राइम हुआ है तो 2 महीने के अंदर, कम से कम 2 के अंदर चार्जशीट फाइल होगी। तो हम टाइम ये इसलिए बता रहे हैं कि पुलिस और कितना सेंसिटिव होकर के वर्क कर सकती है, क्या 15 दिन में भी कर सकती है, क्योंकि राजस्थान में नागौर में एक 7 साल की बच्ची के साथ क्राइम होता है, उसका रेप करके मर्डर कर दिया जाता है, 5 दिन में चार्जशीट फाइल हो जाती है। तो क्या मिर्जापुर पुलिस 15 दिन में भी कर सकती है? अगर हम कंपेयर करें, वो कर सकते तो आप भी कर सकते हो। वैसे अगर लीगल प्रोविजन है वो है 2 महीने का चार्जशीट फाइल करने का और कम से कम जो 6 महीने हैं उसमें इनको फाइनल सजा करा देनी है, ये प्रोविजन है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ ये पहले करेंगे। अभी आपका कार्यक्रम क्या है, कहाँ कहाँ जाएंगी, क्या है आपका? देखिए, अभी तो जो कि ये आनंद भाई साहब हैं और यहाँ पर दीपक भाई साहब हैं और प्रोफेसर साहब, ये सभी लोगों ने प्लान किया है कि यहाँ एक कैंडल मार्च है उस बच्ची के श्रद्धांजलि देने के लिए और एक सोशल अवेयरनेस के लिए कि बच्चियों के साथ ऐसे अपराध रुके। और ये बहुत ही कहेंगे कि ऐसा अपराध है कि इस देश की 49% आबादी को मुझे लगता है कि हमने एकदम नेग्लेक्ट करके रखा हुआ है कि वो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, कोई भी कहीं से उठा करके उसका रेप कर देगा, मर्डर कर देगा। तो सिर्फ मैं यहाँ पर लड़ने आई हुई दर्द मेरा नहीं है। आप सवाल करें, आपके घर में अगर कोई बेटी है, माँ के रूप में है, बहन के रूप में, हर व्यक्ति यहाँ किसी न किसी तरीके से एक स्त्री से जुड़ा हुआ है। वो हर कोई ये पेन महसूस करेगा कि एक बार को इस गुड़िया ज्योति की जगह हम अपने घर की उस खेलती हुई बच्ची की तरफ देखें तो शायद मुझे लगता है कि ये संवेदनशीलता इस क्राइम को बहुत हद तक रोकेगी। तो इसीलिए हम कैंडल मार्च यहाँ पर रखी है हमने और वो हम एक चीज है, आपने निर्भया कांड का केस लड़ा है, 8 साल में मामला खींचा। 3 चीजें बताना जरूरी है। आपका सवाल बहुत सही है। 2012 में ये क्राइम होता है, वहाँ पर डीसीपी छाया शर्मा इसको 15 से 20 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल कर देती है।
9 महीने ट्रायल कोर्ट से ये ट्रायल चलता है और 3 महीने ये हाई कोर्ट में कंफर्म हो जाता है। 9 महीने जो था वो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट केस माना गया, उसको फास्ट ट्रैक किया गया, क्योंकि एक पहली बार हमारे देश में एक साथ 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो जिस तरीके से अगर हम एक व्यक्ति का ट्रायल अगर 2 महीने में कंप्लीट करें तो उस हिसाब से आप सोचिए कि इंडिविजुअली उन सबके स्टेटमेंट, सारे फैक्ट, उन सारी चीजों पर काम होना था। वो उसको मैं मानती हूँ कि 9 मंथ में प्रॉपर तरीके से वर्क हो गया। जब हाई कोर्ट से 3 महीने में कंफर्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है 2 साल तक, 18 महीने तक पेंडिंग था। और ये बात बार बार मैं उठाती रही हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर किसी केस को फास्ट ट्रैक ट्रायल करने का ऑर्डर कर दिया, लेकिन जब वो केस उसी न्यायालय में जा रहा है, तो मैं बार बार जब लिस्टिंग के लिए जा रही हूँ कि इस केस को जल्दी सुना जाए, तो वहाँ से मुझे ये जवाब मिल रहा था कि जो केस पहले से पेंडिंग पड़े हैं पहले उनको सुना जाएगा, फिर ये केस सुना जाएगा। तो ड्यू टू पेंडेंसी रीजन की हमारे सर्वोच्च न्यायालय में, हमारे उच्च न्यायालय में, हमारे ट्रायल कोर्ट में करोड़ों की संख्या में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि निर्भया केस में भी वही हुआ, हम इनिशिएटिव ले रहे थे। और एक और चीज आज मैं हमारे मीडिया के भाइयों के साथ में क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर मैं व्यक्तिगत रूप से उस केस को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से नहीं हैंडल करती, तो आज भी निर्भया के अपराधियों को फांसी की सजा नहीं होती। क्योंकि 2018 में जब इनका रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस होता है, उसके बाद से सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकारी वकील की, वो जा करके उनकी सजा जो फांसी की हुई है उसको एग्जीक्यूट कराएं, उनको फांसी पर चढ़ाया जाए। उसके लिए भी एप्लीकेशन जाती है। लेकिन जब वो एप्लीकेशन में बना के लेकर के गई उस कंसर्न कोर्ट में, तो जो वहाँ के पीपी हैं, सरकारी वकील हैं और जज हैं, जो मैं कह रही हूँ कि जज हैं, वो कह रही हैं कि मैडम ये प्रावधान नहीं है। मैं कह रही हूँ आप देखिए, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रखी, दूसरे दिन मुझे बुलाया गया कि मैडम ये प्रावधान है कि आप अभी ये पिटीशन फाइल कर सकती हैं। तब वो सरकारी वकील ने मेरी पिटीशन को फॉरवर्ड किया कोर्ट के लिए। उसके बाद हम लगातार इस चीज के लिए फाइट करते रहे कि इन अपराधियों का एग्जीक्यूशन, जो डेथ वारंट है, उसको जारी कर दिया जाए, क्योंकि इनके पास जो अधिकार हैं, वो अधिकार अगर ये अवेल नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो ये 12-13 साल, 15 साल तक मैटर खिंचेगा। और जब ये मैटर 15-16 साल खिंच जाता, उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि डिले के ग्राउंड पर अगर ये कोई मैटर 12-13 साल डिले हो गया तो आप उनको फांसी नहीं दे सकते, वो फांसी की सजा आजीवन कारावास में कन्वर्ट होगी। और ऐसी शत्रुघ्न चौहान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और ऐसे 17 केसेस हैं जिनमें फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। कोर्ट की लापरवाही मानती है? बिल्कुल मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है कि हमारे पास केसेस की पेंडेंसी है। अगर पेंडिंग है तो वो किसके वजह से है? हमारे सिस्टम के वजह से है। तो उसको कौन खत्म करेगा? और क्यों खत्म नहीं हो पा रहे? जब इस देश की पॉपुलेशन निरंतर बढ़ रही है, अगर उस रेशियो में क्राइम भी हो रहे, तो उस रेशियो में हमारे कोर्ट भी स्टेबल होने चाहिए ना। उनको कोर्ट की संख्या बढ़ाइए, आप जजेस की संख्या बढ़ाइए, आप पुलिस सिस्टम बढ़ाइए, तो ये कौन करेगा? विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर से काम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम हो, पुलिस लेवल पे काम हो, जुडिशियरी के लेवल पे काम हो। तो ये मुझे निरंतर समझ में आता। और ये स्टेटमेंट सिर्फ सीमा का नहीं है, वर्तमान के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका भी आप टाइम टू टाइम उनका अगर वर्जन देखेंगे, उनके स्टेटमेंट होते हैं, वो यही कहते हैं कि हमें बहुत कुछ सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। तो ये सिस्टम में बदलाव की जरूरत जो है, वो शायद मुझे लगता है एक बहुत अच्छे समाज बनेगा उससे, अगर ये संभव होगा। सीमा जी, एक लास्ट सवाल हम जानना चाह रहे हैं। जी बताइए। अगर ऐसे पीड़ित परिवार आपसे मिलना चाहे तो वो कहाँ आपसे संपर्क करके वो रिलीफ महसूस कर सकते? जी देखिए, हमारा एक समृद्ध भारत ट्रस्ट मैंने बनाया है, तो उस ट्रस्ट का नंबर जो है विदिन 15 डेज हमारा एक वो नेट पर अवेलेबल होगा, जो पूरे देश के लोग जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, विक्टिम परिवार, वो जुड़ेंगे। और दूसरी बात कि अभी भी हमारा जो नंबर है वो पब्लिक के बीच में है। अगर कोई थोड़ा सा भी एफर्ट लगाता, आज अगर मैं मिर्जापुर में हूँ, यहाँ पर ज्योति के परिवार के लिए हूँ, और कल को अगर खुदा न खास्ता किसी बच्ची के साथ कुछ भी घटना होती या किसी बेटे के साथ किसी के,
तो ज्योति के परिवार के पास अगर मेरा नंबर पहुंचा है तो वो वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा अगर एफर्ट लगाएंगे तो वो लोग हम तक जरूर पहुंचेंगे। मेरे पास में साउथ इंडिया के मैटर है, मेरे पास में वेस्ट बंगाल के भी मैटर है, मेरे पास उड़ीसा के मैटर है, बहुत सारे, और ज्यादातर क्राइम जो केसेस हैं वो बच्चियों के। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए जो पीड़ित ऐसी हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, परिवार हैं, हमारा समृद्ध भारत ट्रस्ट उनको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाएगा इन फ्यूचर। अभी मैं मेरे से जितना अपने से कैपेबल हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि उनके लिए फाइट करूँ। थैंक यू सो मच आपका।